हम इस समाज का, इस देश का, एक प्रदेश का और दुनिया में भगवान तथागत बुद्ध की विचारधारा के लोगों का, परम पूज्य बाबा साहब विचारधारा लोगों का भला नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, जय भीम। आप देख रहे हैं बयान टीवी और मेरे सामने जो शख्सियत बैठे हैं, आप है सतीश प्रेमी जी, जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक जाना माना नाम है और कर्मठ समाज सेवी है। प्रेमी जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं आपके चैनल का, बयान टीवी चैनल का और बयान पत्रिका का बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे इस युग समझा चर्चा के लिए। जी है, आपका आभार कि आपने हमें इतना इन शब्दों से नवाजा। और आप कुछ बताएं अपने बारे में, अपने के बारे में, पिताजी के बारे में। एक्चुअली सच्चाई ये है कि एक लंबे समय से मैं और मेरा परिवार अंबेडकर मिशन के लिए समर्पित रहा है। मेरे दादाजी कविपंथी हुआ करते थे। मेरे बाबूजी और मेरा परिवार अंबेडकर मिशन के प्रति, भगवान तथागत बुद्ध की विचारधारा के प्रति हमेशा समर्पित रहा। राजनीतिक शुरू से स्टूडेंट छात्र जीवन से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूं मैं, वहीं पढ़ा लिखा अलीगढ़ में, और छात्र जीवन से ही राजनीति में भी रहा। लेकिन राजनीति के साथ साथ खास करके अंबेडकर मिशन के प्रति हमेशा जुड़ा रहा, क्योंकि मेरा परिवार बाबा साहब की विचारधारा से प्रेरित होकर के, जो मेरे परिवार में मेरे बड़े थे, आज दुनिया में नहीं है, माने कल्याण सिंह प्रेमी जी, जिनकी वजह से मैं राजनीति में भी आया। वो उस वक्त पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे और बाबा साहब की विचारधारा के जो 4 स्तंभ थे, उनमें माननीय वीपी मौर्य जी, संप्रिय गौतम जी, चंपा सैलानी जी और कल्याण सिंह प्रेमी जी, ये 4 स्तंभ थे। उनका सानिध्य मिला, उन्हीं के सानिध्य से सीखने का मुझे मौका मिला। तो राजनीतिक सेकंड है, पहले मेरा मिशन अंबेडकर मिशन के प्रति हमारा रहता है। और यही कारण था कि अंबेडकर मिशन के प्रति समर्पण रहना जीवन का मेन ध्येय, क्योंकि आज जो हमने तरक्की की है, जो मेरा परिवार हो, मैं हूं, या दलित समाज हो, दलितों की, पिछड़ों की, अगड़ों की, अगर किसी ने अगुवाई की है तो इस भारतीय संविधान ने की है, परम पूज्य बाबा साहब के अंबेडकर मिशन ने की है। राजनीतिक, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि हम राजनीतिक दल के लोगों के ऊपर निर्भर हो जाएं कि वो हमारा हित कर लेंगे, हमारा भला कर लेंगे। तो मुझे, मेरा जो अनुभव है व्यक्तिगत रूप से 40 वर्ष का छात्र जीवन से लेकर अब तक का, मेरा अनुभव बड़ा खराब रहा है। राजनेताओं के ऊपर विश्वास करके हम इस समाज का, बाबा साहब विचारधारा लोगों का भला नहीं कर सकते, क्योंकि इस देश में संविधान ना होता तो न तो हमारा राजनीतिक विकास हो पाता, न आर्थिक विकास हो पाता, न सामाजिक विकास हो पाता। मेन धुरी जो हमारे विकास की है वो इस देश का संविधान है, जो परम पूज्य बाबा साहब ने हमको दिया। नेताओं ने उस संविधान को यूज जरूर किया, प्रयोग जरूर किया, लेकिन ईमानदारी से इस देश के नेताओं ने कोई काम अंबेडकर मिशन के लिए नहीं कर पाए। और बाबा साहब की जो पीड़ा थी कि इस देश में डबल वोट्स राइट का जो अधिकार था, जो महात्मा गांधी जी के आंसर से खत्म हुआ था, जो बड़ा धोखा था हमारे साथ, हमारी आने वाली पीढ़ी के साथ, जो बाबा साहब की तकलीफ थी। बाबा साहब ने कहा था कि आने वाले समय में इस समझौते का परिणाम यह होगा कि नेता पैदा होंगे, जनता के प्रतिनिधि पैदा होंगे, लेकिन वो हमारे समाज के ना होकर के राजनीतिक दलों के गुलाम होंगे। और ये सच्चाई आज है। आज देश और प्रदेश में बाबा साहब के मानने वाले लोगों के खिलाफ
बड़े षड्यंत्र हो रहे हैं, इस देश में संविधान के खिलाफ बड़े षड्यंत्र हो रहे हैं, लेकिन इस देश की संसद में बैठे हुए लोग 131 लोग जो पूरे देश से चुन के आते हैं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो राजनीतिक दलों से परे होकर के बाबा साहब की बात कर सके, अम्बेडकर मिशन की बात कर सके। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा देश का। इस देश में कोरोना काल के बीच हाथरस की बेटी मनीषा को, जो वाल्मीकि समाज से थी, उसको रेप एंड मर्डर होता है। पुलिस प्रशासन रात के 2:30 बजे उसकी बॉडी को तेल छिड़क करके अंतिम संस्कार कर देता, उसके परिवार को नहीं सौंपता। लेकिन इस देश में संसद में बैठे हुए 131 लोग, एक का भी मुंह नहीं खुलता, एक की आवाज नहीं खुलती। ऐसे जनप्रतिनिधियों से क्या फायदा। तो बाबा साहब की वो बात ध्यान आती है कि इस देश में राजनीतिक दलों के गुलाम पैदा होंगे, जनप्रतिनिधि पैदा नहीं होंगे। सच्चाई है। तो आज सबसे बड़ी आवश्यकता अगर है तो राजनीतिक दलों से उठ करके अम्बेडकर मिशन को मजबूत करने की, भगवान तथागत बुद्ध की विचारधारा को मजबूत करने की, जिससे कि इस देश के राजनेताओं पर अंकुश लगा सकें, दबाव बना सकें। और दबाव सिर्फ इसलिए कि आने वाला समय खराब है, इस देश के संविधान पर आंच आती है। लोग ये नारा देने लगे, सांप्रदायिक लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग, नई संसद, नया संविधान। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य नहीं हो सकता। एक की जबान नहीं खुलती। मेरा अपना मानना है कि अम्बेडकर मिशन मजबूत होगा, बाबा साहब की विचारधारा मजबूत होगी, लोगों में जन जागृति आएगी, लोग जागरूक होंगे, और आने वाली पीढ़ी अगर जागरूक हो जाएगी तो इस देश के संविधान की सुरक्षा कर पाएगी, अम्बेडकर मिशन की सुरक्षा कर पाएगी, और भगवान तथागत बुद्ध की विचारधारा, जो करुणा मैत्री की विचारधारा है, उस पर भी चलने का काम कर सकेगी। जो धर्म का रास्ता बाबा साहब ने दिखाया, वही रास्ता हमारे नैतिक जीवन के उच्च बुलंदियों तक पहुंचा सकता है, वही इस देश और प्रदेश को महान बनाने का काम कर सकता है। जो मेरी अपनी सोच है, और यही कारण है कि मैं राजनीति में जरूर हूं, एक दल में भी हूं, लेकिन दल की सीमाओं से परे हट करके हमेशा मैंने फैसले लिए हैं। सामाजिक अगर मुझे चुनने का मौका आता है कि आप राजनीतिक मकसद को चुनेंगे या बाबा साहब की विचारधारा को चुनेंगे, तो पहला मेरा मकसद भगवान बुद्ध की विचारधारा और बाबा साहब की विचारधारा है। मैं उस वक्त कोई फैसला नहीं लेता। मैं बाबा साहब की जो अनुयायी है, जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी, उसके लिए अगर कोई चुनना पड़ा तो बाबा साहब विचारधारा को चुनूंगा। राजनीतिक दल के तमाम चीजों को ठुकराने का। बहुत अच्छा। अभी आपने बताया कि आप मिशन के लिए काम करते हैं और लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। इसमें दो राय नहीं है कि जागरूकता बहुत बढ़ रही है। अभी हाल ही में भारत की बात नहीं करूंगा, मैं विदेशों की बात भी करूंगा। जी जी कि जहां जहां मनुवादी लोग गए हैं, विशेषकर, मुझे कहने में कोई कोताही नहीं होती, विशेषकर ब्राह्मण लोग, ब्राह्मणवादी प्रवृत्ति के लोग जहां जहां गए हैं, दे कैरीड देयर कास्ट बैगेज ऑल्सो विद देम। और इस बात को पुख्ता तौर पर प्रूव हो गया अभी सिएटल में भी रिसेंटली जी जी गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है दैट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जैसे वहां रेसिज्म होता है, जैसे नस्ल भेद होता है, जैसे लिंग भेद होता है, ऐसे ही उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है। ये बात ऑस्ट्रेलिया ने भी मानी है और उन्होंने भी इसको रखा है। ऐसा ही यूनाइटेड किंगडम में भी हो गया है और बहुत सारे यूरोपियन और देशों में भी है, कनाडा वगैरह में भी ऐसा होने जा रहा है। तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है। लोग मिशन, बाबा साहब के मिशन, उनकी आइडियोलॉजी से प्रभावित है, और हम ही प्रभावित नहीं है, हमारे बहुत सारे लोग जो विदेश गए हैं वो और विदेशी लोग भी प्रभावित हैं। तो आप जो मिशन के लिए काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं अभी ये जानना चाहूंगा कि आपने जो बताया कि भाई आप जरा पार्टी से हटके, तो ये तो मैंने पाया आपकी बातचीत से कि आप कुछ हटके काम करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे जो आप अभी बता रहे थे कि पूरी सच्चाई भी यही है कि पूरी दुनिया में
अगर कोई आइडियोलॉजी सबसे ज्यादा अपनाई गई है तो वो आइडियोलॉजी भगवान तथागत बुद्ध की है। वो आइडियोलॉजी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की। दुनिया में अगर आकलन किया जाए कि सबसे ज्यादा जयंती किसकी व्यक्ति की मनती है, कौन महान व्यक्तित्व है, तो सिंगल और सिंगल केवल एक ही नाम आता है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनकी जयंती दुनिया में सबसे ज्यादा मनती है। तो बाबा साहब कोई नाम नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। बाबा साहब एक आइडियोलॉजी है, एक विचार है, जिसने पूरी दुनिया ने जिसने अडॉप्ट किया है। और जिसने बाबा साहब की विचारधारा को अडॉप्ट किया है वो तरक्की करेगा, उसमें चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा। बाबा साहब हमेशा कहा करते थे कि शोषित और शोषक कभी एक नहीं होते, क्योंकि शोषित की मानसिकता अपने शोषण जो झेला है, उसने दर्द झेला, वो दर्द नहीं मिटता जीवन के आखिरी समय तक। और शोषक की विचारधारा जो शोषक की होती है वो उसके खून में होती है, उसकी नस्ल में होती है। तो नस्ल कभी चेंज नहीं होती। जो आपने भी कहा था, मनुवाद की बात करूंगा, नस्ल कभी चेंज नहीं होती। इसलिए मेरा अपना स्पष्ट मानना है कि शोषक और शोषित कभी एक नहीं हो सकते। विचारधारा बाबा साहब एक साधारण सा वो है। बाबा साहब को लोग उत्तर प्रदेश में ये नहीं जानते थे कि बाबा साहब किस जाति के। सबसे पहले देश में बाबा साहब की विचारधारा को अडॉप्ट किया, और जिस समाज ने बाबा साहब की विचारधारा को अडॉप्ट किया, मुझे ये भी कहने में कोई गुरेज नहीं कि ऐसी में जातियां बहुत हैं। क्योंकि मैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में माननीय पीआर पुनिया साहब के साथ उत्तर प्रदेश का कोऑर्डिनेटर रहा मैं, और जितना बारीकी से मैंने समाज को समझ पाया, घटनाओं को समझ पाया, उनके दर्द को समझ पाया, जातियां बहुत हैं ऐसी में। लेकिन उस जाति ने, जिसको जाटव समाज कहते हैं, उसने बाबा साहब की विचारधारा को अडॉप्ट किया। और वही कारण है कि बाबा साहब की विचारधारा को अडॉप्ट करना लोग नहीं जानते, उनके मानने वाले कि बाबा साहब किस जाति के हैं। व्यक्ति खत्म हो जाता है, व्यक्तित्व जिंदा रहता है, विचारधारा जिंदा रहती है। उत्तर प्रदेश में एक खास कम्युनिटी ने बाबा साहब की विचारधारा को अडॉप्ट किया। उसका परिणाम यह हुआ कि इस उत्तर प्रदेश में 4 बार बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम इस प्रदेश में किया। बहन मुख्यमंत्री जी नहीं बनी, मायावती जी मुख्यमंत्री मायावती जी नहीं बनी, बाबा साहब की विचारधारा बनी है। और मेरा स्पष्ट मानना है, जो बाबा साहब की विचारधारा से दूर हो जाएगा वो धरातल पर पहुंच जाएगा। और यही कारण है, आप आकलन करें आज प्रदेश का, तो बाबा साहब की विचारधारा से अलग होकर के जो लोग आए उनका रिजल्ट से ही होना है। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो, बाबा साहब की विचारधारा को लेकर चलेगा तो आगे बढ़ेगा। जो बाबा साहब विचार छोड़ेगा तो यही होगा। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करने वाले मान्यवर काशीराम जी जिस विचारधारा को लेकर आगे बढ़े थे, उस विचारधारा ने बहन जी को 4 बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन सर्वजन सुखाय सर्जन हिताय की बात करने पर जब आ गए तो वही आज 0 पे 1 विधायक पर सिमट के रह गए। तो कहीं ना कहीं कमी है। उस कमी को खुद राजनीतिक दलों के नेताओं को अपने आप में झांकना पड़ेगा, अपना आकलन करना पड़ेगा, कहां हमसे चूक हुई। और अगर चूक हुई है तो बाबा साहब की विचारधारा हो, चाहे उनके पथ पर चलने वाले मान्यवर काशीराम जी हो। काशीराम जी को काशीराम जी इसलिए आज मान्यवर कहा गया, जो सम्मान है देश में कि बाबा साहब की विचारधारा को अडॉप्ट किया। तो स्पष्ट मानना है कि जो बाबा साहब की बात करेगा, आने वाली पीढ़ी में जज्बा है, जोश है, उमंग है। लेकिन एक कहीं ना कहीं, मैंने रात भी कहा था अम्बेडकर जयंती में, कहीं ना कहीं हमको संस्कार नहीं दे पाए। बाबा साहब ने लंबे समय के बाद एक धार्मिक निर्णय लिया, धर्म का निर्णय लिया। उस विचारधारा को अगर नौजवान और अडॉप्ट कर ले, स्वीकार और कर ले, तो देश में छोड़िए साहब, इस दुनिया में बाबा साहब की और भगवान तथागत बुद्ध की विचारधारा को कोई मिटा नहीं सकता, मेरा दावा है। और जब भगवान बुद्ध की विचारधारा को नहीं मिटा सकता, परम पूज्य बाबा साहब की विचारधारा को नहीं मिटा सकता, तो यह भी मानना है कि जिस संविधान की वजह से आपने तरक्की की, चाहे राजनीतिक विकास किया हो, चाहे धार्मिक विकास किया हो, चाहे आर्थिक विकास किया हो, वो विकास का मार्ग रुकेगा नहीं, अवरुद्ध नहीं होगा, क्योंकि इस देश का संविधान जिंदा रहना चाहिए। संविधान ही आपकी ताकत है, और संविधान जिंदा रहेगा तो इस देश के तमाम दलित, पिछड़े, अगड़े तमाम लोग, पिछड़ों में आज भी चेतनता नहीं है। हमने प्रयास किया कि चेतना पैदा हो। अगर पिछड़ों में चेतना पैदा हो जाएगी तो आप बहुत बड़ी संख्या में, चेतना पैदा होने की बात है। अम्बेडकर मिशन, भगवान बुद्ध की विचारधारा घर घर पहुंच जाए और आने वाली पीढ़ी नौजवानों में धर्म का रास्ता अपना ले, तो दुनिया में आपको
आपकी विचारधारा को मिटा नहीं सकता। जो मिटा नहीं सकता तो इस देश में कितना भी लोग षड्यंत्र कर लें, इस देश के संविधान को आंच नहीं आएगी। लोग नारा जरूर देते होंगे, राजनीतिक दलों के नेताओं की जबान जरूर बंद हो जाती होगी, लेकिन अम्बेडकर मिशन के लोग त्याग करें, कुर्बानी करें, अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दें, लेकिन इस देश के संविधान पे आंच नहीं आने देंगे। ऐसा मेरा विश्वास है। आपने अभी बात करी कि एक भी सीट नहीं आई। जी जी, इस पर मानना है बीएसपी थी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो हटेगा बहुत सा विचारधारा से रिजल्ट चाहिए। यस, इसमें दो राय नहीं है। इन फैक्टर्स जो उनके अपने फैक्टर्स, उसके फैक्टर्स तो है ही हैं, उसके साथ बड़ा जो फैक्टर है ईवीएम, और ईवीएम के खेल को छुपाने के लिए जो सरकार जिस तरह का कुछ न कुछ नई रणनीति लेकर के आती है, जी जी, उस रणनीति को अपनाने के बाद वो कहते हैं कि अब तो माहौल बदल गया है। जी जी, नहीं मैं आपकी तो बात माहौल से बदल गया है। आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, 100% इत्तेफाक। तो ईवीएम का कहीं बड़ा खेल है। इत्तेफाक बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। जिन देशों ने ईवीएम को बनाया उन देशों ने ईवीएम को बंदिश लगाई, बिल्कुल। लेकिन इस देश के तमाम गैर भाजपा के लोग, गैर संघ के लोग आपस में आज देश में बड़ा, जो आपने जिस विषय पर चर्चा की, आज देश के सामने बड़ा प्रश्न है, क्या वो लोग सत्ता में आएंगे जो नई संसद, नया संविधान की बात करते हैं, जो बाबा साहब को केवल पूछने तक सीमित रख सकते हैं, इस देश के संविधान को आरती उतारने का काम और अगरबत्ती धूपबत्ती दिखाने का काम कर सकते हैं, जो इस देश के संविधान को अंदर से मिटाना चाहते हैं, ऊपर से धूपबत्ती अगरबत्ती दिखा करके पूछने का काम करना चाहते हैं। दो विचारधारा का सवाल है। आने वाला समय मैंने अभी कहा था कि बड़ा खतरनाक है। देश में आम चुनाव होने जा रहा है 24 में। अगर 24 में इस गैर भाजपाई लोग, गैर बाबा साहब को मानने वाले लोग, वो लोग नहीं है दिखावा कर रहे हैं, जो बाबा साहब की विचारधारा को सच्चाई में मानते हैं, उन लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। हमको आपसी लड़ाई से दूर हट करके, अभी मैंने जो कहा जरूर कि बाबा साहब विचारधारा से राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यक्ति अलग हटेगा, वो जीरो पे आ जाएगा, मेरा आज भी मानना है। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा उन राजनीतिक दलों के नेताओं से कि अगर इकट्ठा नहीं हुए तो मिट जाओगे। ईवीएम उनका, जो आपने ईवीएम की बात की, बड़ा हथियार उनके पास है। ईवीएम के खिलाफ कौन सा ईमानदारी से काम किया? आप पहले दिन से कह रहे हैं ईवीएम इस देश में इनके पास एक खिलौना है जिसके साथ आते हैं, जितनी सीट बोलते हैं उतनी सीटों पर आ जाते हैं। कौन सा ऐसा गणित है जितनी सीट बोलेंगे उतनी सीट आ जाती है? ईवीएम बड़ा कारण है देश में सही सत्ता पर कब्जा करने का। ईवीएम के खिलाफ क्यों प्रदर्शन नहीं करते? जब लाखों लाख की भीड़ आप इकट्ठा कर सकते हैं, आपके अपने राजनीतिक दलों के लिए, राजनीतिक मकसद के लिए लाखों लाख की रैली कर सकते हैं, तो मैं तमाम दलों से कहना चाहूंगा, उस दल से भी कहना चाहूंगा जिस दल में मैं मौजूद हूं, आज की तारीख में समाज पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, अकाली दल हो, बाकी वामपंथी लोग हों, ममता जी हों, लालू प्रसाद के बेटे हों, ये तमाम लोग इकट्ठा होके मैं कांग्रेस को साथ लेकर के आपस में लड़ लेना। बाद में 24 के बाद कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन आपका महापुरुष बड़ा है कौन छोटा है, लोहिया जी पढ़े, लोहिया डॉक्टर अम्बेडकर पढ़े, तमाम दलों के लोग बाद में लड़ाई लड़ने, पहले फोकस एक रखना चाहिए, चिड़िया की आंख एक पर निशाने को होना चाहिए कि आप ईवीएम को हटाने की बात करें और इस देश में इकट्ठा होकर के इनसे सत्ता से छुड़ाने की बात करें, कब्जा मुक्त कराने की बात करें। जब तो कर सकते हैं, अलग अलग ढपटी अपने अलग गाँव में तो कहां करा लोगे, हट लोगे। आप अलग अलग बात करते हो, इस देश में चुनाव की बात कर रहे हो, एक सीट पर आने वाले लोग भी अलग बात करते हैं चुनाव की, अखिलेश जी अलग बात करेंगे। मेरा मानना है, हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है, भगवान तथागत बुद्ध को साक्षी मान के, परम पूज्य बाबा साहब को साक्षी मान के, माननीय डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी को साक्षी मान के पिछड़ों की बड़ी बात कहा करते थे, उनको साक्षी मान के आप कहिए कि हम इकट्ठा होंगे अगर चुनाव के इकट्ठा। मैं कहना चाहूंगा, आप ईवीएम को संवैधानिक दायरे में रहकर नहीं हटा सकते, आपको संवैधानिक दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको चैलेंज बड़ी लड़ाई है, इस देश की आजादी की लड़ाई समझिए इसे। जब इस देश की आजादी के लिए लोगों ने अपने आप को कुर्बान किया, क्या सत्ता कुर्बान नहीं कर सकते आप? आपको सत्ता का मोह त्यागना पड़ेगा जब ईवीएम से छुटकारा कर सकते हैं, इस देश की सांप्रदायिकता को तो छुटकारा पा सकते हैं। आप बड़ा निर्णय लें, आप करें, लाखों की रैली कर सकते हैं, लखनऊ से चले मायावती जी, अखिलेश जी, ममता जी चले पश्चिम बंगाल से, लालू के बेटे चले बिहार से। जब लाखों लाख लोग चलेंगे, दिल्ली के लिए कूच करेंगे और संविधान के दायरे से अलग, कानून के दायरे से अलग हटके बात करेंगे, ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है जब इस देश की आजादी के लिए लोग लड़ सकते हैं। बाबा साहब सब कुछ कुर्बान महात्मा गांधी जी के अनशन को तुड़वा सकते हैं, जानते हुए कि आने वाले
समय के साथ मेरी पीढ़ी के साथ धोखा है, वो बड़ा निर्णय ले सकते, तो सत्ता का मोह नहीं छोड़ सकते आप। अभी आपने कहा ईवीएम के बारे में, ईवीएम जो है वो संवैधानिक नहीं है। यदि बैलेट की जगह ईवीएम को लाना था तो उसके लिए संविधान में भी संशोधन करना चाहिए था, जो कि नहीं किया निश्चित तौर पे। और उसको बिना संवैधानिक प्रावधान के उसको लागू कर दिया, लागू किया कांग्रेस ने। अभी कांग्रेस की मजबूरी है कि वो नहीं बोल सकती इस पर, वो आवाज नहीं उठाएंगे, और दूसरे लोग भी जो है ईडी के डर से, सीबीआई के डर से नहीं उठा रहे हैं उसको, और दूसरे दल भी। ये आवाज तो हमें जन मानस की तरफ से आनी चाहिए, उनकी तरफ से उठेगा तो इसका बिल्कुल असर होगा। मेरा ये मानना है। आप देखिए, आपके सामने बहुत स्पष्ट उदाहरण है। पिछले दिनों अपने छतरपुर से जो सांसद हैं, अपने मध्य प्रदेश छतरपुर से जो कि मिनिस्टर भी रही हैं, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर, जी उमा भारती जी, आपने देखा होगा कि उनके सुर भी बदले हुए हैं। उन्होंने एक जनसभा में कहा था कि यदि मैं आती हूं आपसे वोट मांगने के लिए तो कोई जरूरी नहीं है मुझे वोट दें आप, मैं अपनी पार्टी की वजह से तो मांगूंगी वोट, लेकिन आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें। क्यों कह पाई वो? इतनी ताकत कहां से मिली? क्योंकि जितना लोध समाज है उनका, उसने एकदम ऐसा रेवोल्यूशन आ गया उसके अंदर कि उनको कहनी पड़ी। तो नेताओं को ताकत मिलेगी लोगों से, और जब जन समर्थन उतरेगा इसके उसमें कि ईवीएम को हटाना है, तभी हमारे नेता अपनी मैंने अभी कहा इस पर आपका क्या कहना? मैंने अभी कहा था कि बिना दबाव बनाए नेताओं पर, जब 131 लोग मनीषा बेटी के सच्चाई कहने के लिए आवाज नहीं उठा पाए, मैं बीमार था, कोरोना का खत्म हुआ था, 131 सांसदों की चंदोसी जैसी छोटी बस्ती में अर्थी निकाल के उनको फूकने काम हमने किया। 131 सांसदों की, क्या आप 131 सांसद देश से चुन के आते हैं? काहे मतलब के हमारे, क्यों? जनता का दबाव तो है ही है। मैंने अभी जो कहा था कि जनता और खास करके ये जिम्मेवारी जो आती है वो अम्बेडकर मिशन के लोगों पे आती है, भगवान तथागत बुद्ध की विचारधारा के मानने वाले लोगों पर आती है। उनकी जिम्मेवारी है कि संविधान आपके हमारे बनाए हुए जो संविधान जिन्होंने बनाया दिया देश को, वो हमारे परम पूज्य बाबा साहब थे। हमारी विशेष जिम्मेवारी संविधान को रक्षा करने की, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था जिंदा रहे, विशेष जिम्मेवारी उसकी होती है जो घर बनाता है, घर की रखवाली की। हमारी विशेष जिम्मेवारी है, हम लोग आवाज